हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो हम कहाँ थे लास्ट में? चैप्टर 2 थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे थे, जिसका नाम है एनर्जी एंड एनर्जी इंटरएक्शन। एनर्जी के बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और सर, एनर्जी इंटरएक्शन क्या है? एनर्जी इंटरएक्शन क्या है ये देखते हैं बाद में। पहले बात करते हैं एनर्जी की। ओके, तो भाई दुनिया में बहुत तरह की एनर्जी होती है, जैसे कि थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा। तो इन सबका समेशन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल एनर्जी बोलेंगे। इन सबका समेशन जो होगा उसे हम बोलेंगे टोटल एनर्जी। तो भाई देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है इस टोटल एनर्जी की बात नहीं करती। थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करती। ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता थर्मोडायनेमिक्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। तो सर, थर्मोडायनेमिक्स क्या कर सकता है इस एनर्जी के साथ? It deals with only energy change. Thermodynamics deals with energy change. सर, थर्मोडायनेमिक्स केवल एनर्जी चेंज की बात कर सकता है, टोटल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करता। एनर्जी चेंज का मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम है, इसकी कुछ एनर्जी थी पहले, मैंने थोड़ी सी एनर्जी और इसमें दे दी, तो अब इसकी एनर्जी हो गई E2। तो अब मैं बात करूं एनर्जी चेंज की, तो एनर्जी चेंज क्या होगा? E2 माइनस E1। इतना चेंज हो गया नई एनर्जी देने पर। तो थर्मोडायनेमिक्स बात करता है इसकी, ना कि इन वैल्यूज की, E1 एंड E2 की। ठीक है भाई, तो ये तो रहा एनर्जी। ठीक है सर, एनर्जी आपने समझा दिया। इसके बाद दो अप्रोच हैं, दो तरह की एनर्जी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वन इज माइक्रोस्कोपिक, अनदर इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। सर, ये एनर्जी बाद में बताना। एनर्जी पहले ये बताओ मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वो होती है जिसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। और अगर बात करते हैं बल्क में, पूरे मैटर में, कंटीनम मैटर में बात करते हैं, तो वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सर, कंटीनम क्या है? जल्दी से बताओ। कंटीनम इज नथिंग बट इट इज अ मटेरियल कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल विदाउट वॉइडेज। सर, कोई मैटर है जो कि कंटिन्यूअस है विदाउट एनी वॉइडेज। मतलब कि छिद्र, वॉइड्स नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, कंटिन्यूअस मैटर है, तो वो क्या कहेंगे? कंटीनम। सर, कैसे पता लगेगा कि ये कंटिन्यूअस मैटर है? तो ये ऐसे पता लगेगा कि मेरे पास है दो मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। जब ये वाइब्रेट होते हैं, कोलाइड होते हैं, तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। अगर ये मीन फ्री पाथ जो है, इसका डायमेंशन इस मॉलिक्यूलर डायमेंशन से भी कम है, मतलब मैंने क्या कहा? मीन फ्री पाथ इतना कम है कि वो मॉलिक्यूल के डायमेंशन से भी कम हो जाए,
तो वो क्या हो गई, कंटिन्यूम अप्रोच, कंटिन्यूअस मैटर हो गया विदाउट वॉइडेज। समझ में आ गया भाई, सर समझ में आ गया मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी देख लेते हैं। कौन कौन सी होती है भाई मैक्रोस्कोपिक एनर्जी? एक होती है सर काइनेटिक एनर्जी जो कि बल्क मोशन की बात करती है, बल्क मोशन। और एक होती है सर पोटेंशियल एनर्जी जो कि बल्क पोजीशन की बात करती है। बल्क का मतलब तो मैंने बता ही दिया है, मोशन और पोजीशन क्या है, मोशन। काइनेटिक एनर्जी कब जब होगी, जब एक पार्टिकल दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा किसी वजह से। ये तुमने पढ़ा होगा हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। किसी वेलोसिटी से कोई मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच गया तो उसमें थी क्या, काइनेटिक एनर्जी, वो मोशन की वजह से होती है। और पोजीशन की वजह से कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया विद ग्रेविटी तो यहां पे पहुंच गया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी थी जिसकी वजह से वो यहां पहुंच गया। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं चाहूं कि सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो वो थी mgh। जितना हाइट उसने ट्रेवल किया जिस ग्रेविटी के साथ और जिस मास का, तो इससे बनी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी वजह से होता है, पोजीशन, बल्क पोजीशन की वजह से। ठीक है सर, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी पता लग गया। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी कौन कौन सी है? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के बारे में देखते हैं भाई। मेनली 4 तरह की एनर्जी हैं, सेंसिबल, लेटेंट, केमिकल एंड न्यूक्लियर। ठीक है भाई, न्यूक्लियस में बॉन्डेड की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है न्यूक्लियर, और केमिकल एनर्जी जो होती है वो होती है ऑलवेज एटॉमिक बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। लेटेंट एनर्जी समथिंग एसोसिएटेड विद फेज एंड सेंसिबल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। सेंसिबल एनर्जी एंड लेटेंट एनर्जी हम पढ़ेंगे बाद में बहुत ही डिटेल में, इनके बारे में मैंने थोड़ा बता दिया है, इतना ही काफी है। तो इन सब एनर्जी को मिला के अगर मैं कहूं कोई एनर्जी तो वो होती है U, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ गया भाई इंटरनल एनर्जी क्या है? ये सारी एनर्जी को मिला के जो एनर्जी है सर वही इंटरनल एनर्जी है। ठीक है सर, पता लग गया, क्या पता लग गया, एनर्जीज कौन कौन सी थी सब पता लग गया। जल्दी बताओ, एनर्जी इंटरएक्शन, एनर्जी इंटरएक्शन। देखो भाई एनर्जी इंटरएक्शन कैसे हो सकता है? एनर्जी इंटरएक्शन हो सकता है बाय वर्क ट्रांसफर एंड बाय हीट ट्रांसफर, बाय वर्क ट्रांसफर एंड बाय हीट ट्रांसफर। सर वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की वजह से एनर्जी इंटरएक्शन हो सकता है। दीज आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दीज आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सर ये एनर्जी ट्रांसफर के मोड हैं, क्या क्या हैं? वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। सर बताओ वर्क ट्रांसफर यानी कि पहले बताओ वर्क क्या है? वर्क, वर्क क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एक बात करता हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सर ये वर्क क्या चीज है। मान लो कोई बॉडी है जिसका मास है m, उसमें एक फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से। अगर किसी फोर्स की वजह से कोई मास उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो हम क्या कर सकते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन। तो हम कह सकते हैं कि सर इस बॉडी पे कोई वर्क हो रहा है जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लिया मैंने ये मास पहुंच गया यहां पे, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया d, तो सर वर्क को मैं क्या लिख सकता हूं? वर्क को तुम लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस। सर ये तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था 11th क्लास में, आप ये पढ़ा रहे हो गेट और ईएसई में। ठीक है भाई, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये रिलेटेड है आपके थर्मोडायनेमिक्स वर्क से।
ये नहीं है थर्मोडायनेमिक वर्क, लेकिन रिलेटेड है। ये क्या है? मैकेनिकल वर्क। सर अंतर क्या है मैकेनिकल वर्क और थर्मोडायनेमिक वर्क में? मैकेनिकल वर्क समझ गए। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क की। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल ले लेते। हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के बारे में पढ़ा था। क्या था सिस्टम? जिसपे हमारी स्टडी फोकस है, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये सर सिस्टम है, मैंने इसमें कोई एनर्जी दी या कोई एनर्जी निकाली, उसके वजह से सिस्टम की जो बाउंड्री है वो या तो सर एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर सिस्टम की बाउंड्री में कोई चेंज हो रहा है किसी भी एनर्जी इंटरेक्शन से, तो हम क्या कह सकते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन। हम कह सकते हैं कि भाई वर्क हो रहा है। कैसे वर्क हो रहा है? क्योंकि सर हमने अगर एनर्जी देंगे तो सिस्टम चाहेगा एक्सपेंड होना, एनर्जी निकालेंगे तो क्या चाहेगा? कॉन्ट्रैक्ट होना। जरूरी नहीं है हर केस में। गैसेस में क्या होगा? अगर सिस्टम पे वर्क होगा, वर्क ऑन दी सिस्टम, देन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डिपेंड्स ऑन मैटर। ठीक है भाई। अगर सिस्टम की बाउंड्री में कोई चेंज हो रहा है किसी भी एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से, तो वर्क क्या कहेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, ये सर वर्क भी समझ आ गया। ये था थर्मोडायनेमिक वर्क। सर एक सिंपल से एग्जांपल लेके अच्छे से एक बार और समझाओ वर्क क्या है। तो मैं बात करता हूं क्लोज सिस्टम की। ओके, बात करता हूं क्लोज सिस्टम की। फॉर क्लोज सिस्टम, क्लोज और ओपन सिस्टम आपको पता है क्या होता है। तो अब बात करेंगे क्लोज सिस्टम की। ठीक है, फिर बात करो जल्दी से। ये रहा मेरे पास एक क्लोज सिस्टम जिसमें लगा है एक पिस्टन, जो कि क्या है? मूविंग। इसमें क्या है? इसमें सर गैस है। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया इस पिस्टन को पुश करने के लिए। जब मैंने फोर्स लगाया तो ये पिस्टन हुआ मूव थोड़ा सा। तो जितना मूव हुआ मान लिया ये था dx, और यहां से यहां तक मान लिया ये था x। सर dx डिस्टेंस पिस्टन मूव हुआ किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से। और इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मान लिया सर a था। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आप सबको पता है, प्रेशर होता है सर फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे फोर्स क्या है? F। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A। तो यहां से मैं फोर्स क्या लिख सकता हूं? P इंटू A। सर फोर्स पता लग गया, P इंटू A। ठीक है भाई। अब इसके बाद सर वर्क के बारे में आपने बताया था। वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। अभी अभी पढ़ा था मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क सर कैसे रिलेट कर सकते हैं? ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो स्मॉल वर्क है, जो यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क लगा, वो क्या था सर? फोर्स इंटू डिस्टेंस। जो जितना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया? dx ट्रेवल किया। ठीक है सर, और यहां से f लिख लेंगे हम। f क्या था? p इंटू a। और ये क्या है? dx। तो ये क्या हो गया? dw। सर ये एरिया है और ये dx है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया dv, यानी कि वॉल्यूम। यहाँ स्मॉल पार्ट की बात कर रहे हैं dx है, तो ये भी क्या हो गया? dv। तो यहां से सर dw निकाला, क्या आया? pdv। तो इसे हम बोलते हैं pdv वर्ग। pdv वर्ग किसके लिए निकाला है? फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। तब पीडीवी वर्क आ गया फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। इसके बाद इसको कैसे रिलेट करोगे ग्राफ पे? थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताएं। एक हमने ग्राफ बना लिया दो प्रॉपर्टीज के बीच, जो कि हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम हमने अभी एक जो डायग्राम बनाया था, ये पोजीशन 1 था पिस्टन का, यहां से मूव कर गया पोजीशन 2 पे। तो हम वैसा ही कर रहे हैं सर। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। यहां से क्या हो गया? हम 1 से पहुंचेगा 2 पर। 1 से पहुंचेगा 2 पर।
ये था P1, ये था P2, और ये V1 और ये V2। ठीक है, तो सर आपने बता दिया वर्क जो होता है वो होता है PdV। ठीक है, लेकिन सर ये वर्क जो था ये था स्मॉल एरिया का, स्मॉल डिस्टेंस जब ट्रेवल किया। मैं चाहता हूं पूरे सिस्टम की स्टडी, मैं इस पूरे सिस्टम के लिए वर्क चाहता हूं, तो क्या करेंगे भाई, स्मॉल पार्ट का वर्क पता है, पूरे होल के लिए निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है सर, इंटीग्रेट कर दिया, कहां से, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो ये तो हो गया W, और ये क्या आ गया, P V2 माइनस V1। ठीक है भाई, ये सर वर्क आ गया इसके लिए। सर मैंने पढ़ा है किसी भी ग्राफ का जो वर्क होता है वो होता है एरिया इंक्लोज बाय दी कर्व। तो ये जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। तो ये पीडीवी जो है वो ये एरिया इंक्लोज बाय दी कर्व, एरिया इंक्लोज बाय पीवी कर्व। क्या हुआ, वर्क हुआ। क्या हुआ, वर्क हुआ। ठीक है सर, वर्क समझ में आ गया। अब सर ये बताओ कैसे पता लगेगा नेगेटिव वर्क कौन सा है, पॉजिटिव वर्क कौन सा है। वर्क सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या सिस्टम से हम वर्क ले रहे हैं, तो किसको पॉजिटिव मान के चले, किसको नेगेटिव मान के चले। तो ये भाई देखो आर्बिट्री होती है, तुम्हारे मन में हो जो मान के चलो, लेकिन फिर उसी को फॉलो करो। तो हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ले लिया है कि सर हम अब आज के बाद जब भी पढ़ेंगे तो इसी चीज को फॉलो करेंगे। ये रहा हमारा सिस्टम। अगर मैं कहूं वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो मैं इसको हमेशा मान के चलूंगा नेगेटिव। अगर वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर तो क्या मान के चलूंगा, नेगेटिव। और सिस्टम से हम वर्क ले रहे हैं, वर्क डन बाय सिस्टम। सर सिस्टम से अगर वर्क ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। तो हमने साइन कन्वेंशन देख लिया सर कि पॉजिटिव वर्क कौन सा है और नेगेटिव वर्क कौन सा है। अब थोड़ा सा फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि सर एक होता है पॉइंट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। की पाथ पे डिपेंड कर रही है कोई चीज कि नहीं। पाथ मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो हमने पाथ फॉलो किया उसी को क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट। ओके, अब देखो भाई एक ले लेते हैं ग्राफ P एंड B के बीच में, और मैंने कहा सर मुझे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पहुंचना है बाय डिफरेंट पाथ। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, बाय डिफरेंट पाथ। माना मैं एक सीधे रास्ते से पहुंच गया पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ये रहा पाथ A। एक अनोदर पाथ ले लिया B और एक तीसरा भी पाथ ले लिया C। सर मैंने 3 अलग अलग पाथ ले लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो वर्क है इस सिस्टम का वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसे पता लगेगा। सर अभी तो बताया वर्क ऑफ पीवी डायग्राम में क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। तो सर देखो भाई, एरिया ऑफ ए पाथ इज डिफरेंट, एरिया ऑफ बी पाथ इज डिफरेंट एंड एरिया ऑफ सी पाथ इज डिफरेंट। तीनों पाथ के लिए सर एरिया इंक्लोज बाय दी कर्व डिफरेंट है। तो मतलब क्या हुआ, वर्क जो है क्या है, पाथ फंक्शन है सर। पाथ फंक्शन मतलब कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस पाथ से जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये सर हो गया पाथ फंक्शन। अब देखो हमने वर्क अभी क्या पढ़ा था, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 PdV, ठीक है, ये वर्क था। क्या तुम कह सकते हो W2 माइनस W1 मतलब कि सर इसका वर्क माइनस इसका वर्क कर देंगे तो हमें बीच वाला वर्क मिल जाएगा, पूरे सिस्टम का वर्क मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैंने अभी एनर्जी के बारे में क्या बताया था, चेंज इन एनर्जी की बात करती है थर्मोडायनेमिक्स।
तो ये एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि सर ये बराबर होगा, नहीं, मतलब वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क जो है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, ठीक है सर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर ये बराबर होते तो वो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लेकिन वर्क यहाँ पे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मैंने बता दिया कैसे वर्क इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो सर ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसको मैं क्या लिखूं कि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो W1 से 2, पूरी प्रोसेस का वर्क फ्रॉम 1 to 2, तो ये हो गया इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। समझ गए भाई? ठीक है सर, ये पाथ फंक्शन वगैरह तुमने बता दिया है। एक और चीज होती है प्रॉपर्टी जो बताई थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, उनके बारे में थोड़ा सा ये बता दो। पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है? देखो भाई, प्रॉपर्टी क्या क्या थी? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी। कोई भी मेरे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इनकी सब P1, V1, T1, ρ1, P2, V2, T2, ρ2, ये अलग अलग स्टेट है। तो ये बताओ सर, ये जो पॉइंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट फंक्शन है पाथ, भाई इसी पॉइंट की तो ये स्टेट है, यहाँ पाथ तो कोई है ही नहीं, ये तो प्री डिफाइंड है एक पॉइंट के लिए, ये भाई इसकी स्टेट है, मतलब एक ही पॉइंट पे स्टेट है भाई, और ये दूसरे पॉइंट की स्टेट ये रही, तो यहाँ पाथ की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां क्या हो गया? प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। ठीक है भाई? हाँ, तो यहां तक हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वेरियस प्रोसेसेस पढ़ेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, ठीक है? तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।